हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम मस्ट इम्पॉर्टेंट 20 एमसीक्यू देने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम बीपीएससी टीआरई 4.0 और अन्य किसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों याद रखिए, अगर बीपीएससी टीआरई 4.0 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं और इन 20 प्रश्नों में से यदि आप 16 प्लस सही आंसर कर गए तो चैलेंज मानिए कि किसी कीमत पर आपका जो है पीटी और मेंस दोनों भी होता है, तो दोनों भी कोई आपका एग्जाम्स नहीं फंसेगा, 100% आप क्लियर कर पाएंगे। इसमें हम आपको क्वेश्चन देंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, भारत के भूगोल से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, इसमें बिहार जो स्पेशल के कुछ क्वेश्चन होंगे और उसके बाद जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार की चीज़ें रहने वाली हैं। और उसके बाद बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं इस 20 क्वेश्चनों में। तो आइए, आप क्या 16 प्रश्न का सही आंसर कर पा रहे हैं, यानी कि 20 में 16 प्लस कर पा रहे हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आइए शुरुआत करेंगे अपने पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का संबंध किससे है। बेहद ही आसान क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का संबंध जो है वह है एक महान व्यक्ति जिनको हम और आप बाल गंगाधर तिलक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब शुरुआत हो जाती है एक बेहतर क्वेश्चन के साथ। एक बेजोड़ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले किस पर्वतीय क्षेत्र से टकराती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले किस पर्वतीय क्षेत्र से टकराती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिमी घाट से टकराती है। यानी कि दूसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरे का सही आंसर हो गया। यदि अब आगे बढ़ते चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर रहेगा। बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 3 को। यदि आरबीआई द्वारा सीआरआर में वृद्धि की जाती है तो सामान्यतः इसका तत्काल प्रभाव क्या होगा। यदि आरबीआई के द्वारा सीआरआर में वृद्धि की जाती है तो सामान्यतः इसका तत्काल प्रभाव जो है क्या होगा। दिए गए ऑप्शंस में सही आंसर हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर सी, बैंकों के पास उधार देने योग्य धन घट जाएगा। यदि आरबीआई द्वारा सीआरआर में वृद्धि कर दी जाए तो सामान्यतः इसका तत्काल प्रभाव यह होगा कि बैंकों के पास उधार देने के योग्य धन जो है वह घट जाएगा। तीसरे का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। यदि आपने भी इसका आंसर सही किया है तो वेरी गुड। आगे बढ़ते चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, जिसका संबंध बिहार स्पेशल से है। प्रश्न देख लीजिएगा, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस भौगोलिक क्षेत्र से में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वह शिवालिक की तराई से क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि यह जो है चंपारण वाले हिस्से में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन के साथ और 5वें नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है 5 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में जो केल्विन साइकिल है का प्रमुख स्थान कहाँ होता है। प्रकाश संश्लेषण में केल्विन साइकिल का प्रमुख स्थान निम्नलिखित में से कहाँ होता है। इस 5वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है एस्ट्रोमा। याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में केल्विन साइकिल का जो प्रमुख स्थान होता है वह होता है एस्ट्रोमा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अपने 6ठे नंबर क्वेश्चन के साथ और 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कितने लोग सही कर पाएंगे। प्रश्न है कि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। दोस्तों, इसमें वृद्धि हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। यानी जानते हैं आप सभी 1/2 mv का क्या स्क्वायर। कहा क्या जा रहा है कि यदि वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए, यानी कि ये 2v का क्या कर दिया जाए स्क्वायर कर दे, तो ये 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे में यानी गतिज ऊर्जा पर 4 गुने का प्रभाव आ जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बन की संकरण अवस्था sp2 होती है। निम्नलिखित में से वो कौन सी यौगिक है जिसमें कार्बन की संकरण अवस्था जो होती है वो sp2 होती है। 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एथीन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा C2H4। याद रखेंगे। 7वें के बाद 8वें नंबर क्वेश्चन के साथ चलेंगे। प्रश्न आ जाएगा, अगला क्वेश्चन जो होगा वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय मुख्यतः किस घटना के बाद लिया था।
याद रखेंगे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय मुख्यतः किस घटना के बाद लिया था? इसको 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था, लेकिन चौरी चौरा एक घटना था जिसके बाद गांधी जी उससे आहत हो गए और उन्होंने इसी घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। लगातार हमारे चैनल पर वीडियो लेने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ते चलते हैं, प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी व्रंस घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में से वह कौन सी घाटी है जो रिफ्ट वैली अर्थात व्रंस घाटी से होकर के बहती है? इस 90 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी व्रंस घाटी से होकर के बहेगी? तो सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी जो है वह व्रंस घाटी से होकर के बहती है। प्रश्न नंबर 10 देख लेंगे। प्रश्न नंबर 10वां कहता है, जीडीपी में मूल्य ह्रास को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? जीडीपी में यदि मूल्य ह्रास को घटा दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको प्राप्त हो जाएगा वह होगा शुद्ध घरेलू उत्पाद। जीडीपी में से यदि आप मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो आपको शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है वह प्राप्त हो जाते हैं। 10वें का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बिहार का कौन सा क्षेत्र मखाना उत्पादन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? बिहार का वह कौन सा क्षेत्र है जो मखाना उत्पादन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हो जाएगा? इस 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि बिहार का वह क्षेत्र जिसमें मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वह है मिथिला क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर प्रश्न जो है वो बायोलॉजी से संबंधित है। मानव शरीर में ग्लोमेरुल मुख्यतः किस कार्य से संबंधित है? मानव शरीर में ग्लोमेरुलस मुख्यतः किस कार्य से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं कि इसका संबंध जो है प्रारंभिक मूत्र का निर्माण हेतु निस्संदन करने की प्रक्रिया जो होती है ग्लोमेरुलस के रूप में जानी जाती है। यह किडनी से संबंधित होने वाली एक प्रकार की कार्य है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने होगा। प्रश्न नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 13 देख लीजिएगा। यदि किसी चालक का प्रतिरोध स्थिर रहे और उसके सिरों के बीच का विभवांतर दोगुना कर दिया जाए तो धारा क्या होगा? यदि किसी चालक का प्रतिरोध स्थिर रखा जाए और उसके सिरों के बीच के विभवांतर को दोगुना कर दिया जाए तो याद रखेंगे 13वें का सही आंसर हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। यह ओम के नियम पर आधारित है, यानी कि V समानुपाती I होता है। यदि हम विभवांतर बनाएंगे तो धारा भी उतनी ही बढ़ेगी, यदि हम धारा बढ़ाएंगे तो विभवांतर भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। V बराबर IR आप सभी जानते होंगे। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है। प्रश्न कहता है दोस्तों देखेंगे, निम्नलिखित में से किस यौगिक का अणुभार सबसे अधिक है? बारी बारी से हम लोग निकालेंगे। ऑक्सीजन का हो जाएगा 2 गुने दोस्तों याद रखेंगे 16 दूना 32 हो जाएगा। यदि CO2 का देखें तो सबसे पहले आप कार्बन का जानते हैं 12 होता है, ऑक्सीजन का भी तुरंत बताया 16 और 12 को जोड़ देंगे तो 44 हो जाती है। आती है तीसरी नंबर बात, तो यहां पर देखेंगे सल्फर का होता है 32 और आप ऑक्सीजन का जानते हैं 16 है, तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यहां पर देख लेंगे, यहां पर 32 हो जाएगा क्योंकि यहां पर डबल था, तो 16 दूना 32 दूना दोस्तों यहां पर 64 हो जाएगा। अब यहां पर नाइट्रोजन का आप सभी जानते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु भार जो होती है वह 14 होता है और H3 3 है तो यह 3 हो जाएगा, तो 14 और 3 कितने हो जाएंगे 17 हो जाएगा। ऐसे में सबसे अधिक पूछा जा रहा है तो सबसे अधिक 64 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के लिए लिखा गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। 15वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। भारत में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? भारत में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? इस 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर जो अधिवेशन था कांग्रेस का उस 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दिया गया था और बताया गया था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता के रूप में जो झंडा फहराया जाएगा वो उस समय की बात थी। आगे बढ़ते चलते हैं। भारत में काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस शैल से संबंधित माना जाता है? भारत में काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस शैल से संबंधित माना जाता है? इस 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, बेसाल्ट। भारत में काली मिट्टी का निर्माण जिस शैल से संबंधित माना जाता है वह है बेसाल्ट शैली। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने। प्रश्न नंबर 17 कहता है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में यदि नाम मात्र आय समान रहे तो वास्तविक आय पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है?
मुद्रास्फीति की स्थिति में यदि नाममात्र आय समान रहे तो वास्तविक आय पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ेगा? 17 का सही आंसर हो जाएगा कि यह घटेगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि बिहार में बौद्ध धर्म के इतिहास से संबंधित केसरिया स्तूप किस जिले में स्थित है? बिहार में बौद्ध धर्म के इतिहास से संबंधित रहने वाला केसरिया स्तूप निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इस 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह पूर्वी चंपारण से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। 19वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल है। न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल क्या है? तो याद रखेंगे, अलग अलग वस्तुओं पर लगने वाली यह एक प्रकार की बल है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसी को न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहा जाता है। दोस्तों चलते चलाते 20वां नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ जाते हैं और देखना यह है कि कितने लोग इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। दोस्तों प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं? ऑक्सीकरण और अपचयन का मतलब अवकरण, यानी निम्नलिखित में से वह कौन सी अभिक्रिया है दिए गए में से जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया? आप हमें कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा और आप हमें जरूर यह बताइएगा कि ये 20 क्वेश्चनों में से आप कितने सही आंसर कर पा रहे हैं। शुक्रिया दोस्तों, मिलेंगे अपने नए सेशन के साथ। जाते थे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।